नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस अलंकार ट्यूटोरियल के पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश जीके वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या किए अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। जो लोग वीडियो में नए हैं वो प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से यूपी जीके वाला जो आपका पूरा वीडियोज़ का सीरीज़ है वहाँ से आप पीछे के यानी प्रीवियस वीडियोज़ को क्या कर लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। ठीक, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? आपका उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करें तो इसमें हम लोग तीनों बिंदुओं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले अगर देखा जाए तो हम लोग इतिहास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इन तीनों ही पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, किस तरीके की स्थिति थी। साथ ही हम देखेंगे कि मध्य भारत में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, साथ ही आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश क्या था और किस तरीके का उसका एक तरीके से सांस्कृतिक और कलात्मक पृष्ठभूमि था। ठीक, अगर प्राचीन भारत की बात करें तो भाई उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे स्थल है, जैसे आपका अरौरा जो कि आपका मिर्जापुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका मिर्जापुर जिले में पड़ता है। और यहां से एक जगह है जिसका नाम है लखनिया। इस लखनिया नामक स्थल से हमें आपका पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी तीनों ही काल के हमको क्या मिलते हैं, भित्ति चित्र मिलते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि ये वाला जो स्थल है ये आपका प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, यानी ये जो अरौरा नामक स्थल है ये प्राग्ञ ऐतिहासिक काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां से हमें प्राग्ञ ऐतिहासिक काल मानव से लेकर नवपाषाण काल तक, कहां तक? नवपाषाण काल तक के लोगों का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। वहां पे बहुत ऐसे शैल चित्र हैं, पत्थरों पर बनाए गए चित्र हैं जो हमें यहाँ के प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक, तो अगर प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन में अगर देखा जाए तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल से ही उत्तर प्रदेश का क्या आता है, महत्व दृष्टिगोचर होता है। ठीक, अगर हम लोग अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं आपका, और अलग अलग पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है बेटा, वो आपका मध्य एशिया से आए आर्यों के आगमन के साथ शुरू होता है। किसके साथ? आर्यों के आगमन के साथ शुरू होता है। आर्यों का आगमन का काल अगर देखा जाए तो हम लोग लगभग आपका 1500 बीसी जो है क्या करते हैं, मानते हैं। 1500 बीसी से हम आर्यों का आगमन भारत में मानते हैं। यहीं पे दिया है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास मध्य एशिया से, एक मिनट, उत्तर प्रदेश का इतिहास मध्य एशिया से आए आर्यों के आगमन के साथ शुरू होता है। 2000 ईसा पूर्व की शुरुआत में जब आर्य गंगा व घाघरा के दोआब के पास बसने लगे तो आर्यों का अधिवास मुख्य रूप से ग्रामीण प्रकृति में था और इसका नाम मध्यादेश यानी था। यानी अगर उत्तर प्रदेश के प्राचीन नाम की बात की जाए, किसकी बात की जाए, प्राचीन नाम की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था आपका मध्यादेश यानी
यानी इसको मध्यादेश क्या किया जाता था, कहा जाता था। ठीक, इसी तरीके से अगर साहित्यिक प्रमाण की बात करें तो महाकाव्यों में आपका महाभारत उन राज्यों के बारे में बताता है जिन्होंने आधुनिक उत्तर प्रदेश और उसके आसपास क्या किया था, शासन किया था। जैसे कौरव और पांडवों के बीच के उत्तराधिकार का युद्ध का हिस्सा था। कहने का अभिप्राय यह है कि प्राचीन भारत का अध्ययन करते हुए जब हम लोग क्या करते हैं, ऋग्वैदिक काल में आते हैं, तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में यह कहा जाता है कि यह सभ्यता गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र में क्या हुआ, विकसित हुआ। ज्यादातर इतिहासकारों का यह मानना है कि उत्तर भारत का जो पूरा जो क्षेत्र है वहीं से इस सभ्यता का क्या हुआ, इस संस्कृति का उद्भव हुआ। किसका, आपके आर्य सभ्यता और संस्कृति का। आर्य सभ्यता संस्कृति के बाद हम लोग जब महाजनपद काल में जाते हैं तो वहां पे हम लोग 16 महाजनपदों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, इन 16 महाजनपदों का अध्ययन करते हैं, जहां से बहुत ऐसे महाजनपद थे जो आपके उत्तर भारत में क्या थे, स्थित थे। अगर प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वह भी आपका आरंभ कहां से होता है, तो उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास यानी मगध से क्या होता है, आरंभ होता है। इसके साथ ही अगर हम ऋग्वैदिक काल और साथ में महाजनपद काल, इन दोनों काल के बीच का जो समय देखे, जिसको इतिहास में धार्मिक क्रांति के युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, धार्मिक क्रांति के युग के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा काल था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, जो कि पूरे वैश्विक परिवेश में अर्थात पूरे विश्व में क्या हुआ, एक धार्मिक आंदोलन हुआ। चीन की अगर बात करें तो वहां पे कन्फ्यूशियस नामक दार्शनिक एक आंदोलन चलाया। अगर आपके यूनान की बात करें तो वहां पे सुकरात का नाम आता है। और भारत में अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का नाम आता है। इन दोनों का ही संबंध हमारे क्या था, उत्तर प्रदेश राज्य से था। किसका, बुद्ध का भी संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, क्योंकि उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी अर्थात ऋषिपत्तनम नामक स्थल पे दिया था। महावीर की अगर बात करें, जैन धर्म में अगर हम जाते हैं तो पार्श्वनाथ की अगर बात की जाए, जो 23वें तीर्थंकर थे, तो पार्श्वनाथ की जो जन्मभूमि थी वो भी क्या थी, वाराणसी थी, जो कि आपका क्या है, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तीनों ही पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो बहुत ही प्राचीन काल से है। वहीं पे ये सारा फैक्ट आपको क्या किया गया है, समझाया गया है। चलिए और आगे चलते हैं और थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्या हुआ कि भाई महाकाव्य काल में कौरव और पांडवों के उत्तराधिकार के युद्ध का भी हिस्सा था, जहां से उत्तर प्रदेश का नाम आता है। बुद्ध की बात करें, बौद्ध धर्म की शुरुआत भी अगर बात करें तो यही से हुआ। अभी चर्चा हो रहा था कि वाराणसी के आसपास जो सारनाथ जगह है वहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये चीजें हम लोग क्या किए थे, डिस्कस कर लिए थे। और उसी अवधि में राज्य पर अगर देखा जाए तो मगध वंश द्वारा शासन किया गया था। इसके बाद इसमें नंद वंश और मौर्य वंश का क्या हुआ, शासन हुआ। ईसा मसीह युग के बाद अगर देखा जाए तो कन्नौज सत्ता का क्या हुआ, केंद्र बन गया। अगर देखा जाए भाई तो ईसा मसीह के बाद जो आपका कन्नौज है वो क्या हुआ, सत्ता का आपका क्या हो गया, केंद्र बन गया। और विभिन्न शासकों ने कन्नौज पर शासन किया, लेकिन यह हर्षवर्धन के शासन काल का दौर था जब कन्नौज अपने शिखर पर पहुंचा। कारण क्या था, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के अंतर्गत सबसे पहले जो सबसे बड़े साम्राज्य के अंतर्गत आता है वो आपका आता है मगध। मगध की अगर बात करें तो मगध पे अलग अलग राजवंशों ने क्या किया, शासन किया। मगध का पूरा संप्रदाय बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य देश तक पूरा क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक, मगध की अगर बात करें तो भाई हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, पहले अगर प्राचीन का पहले अगर देखा जाए शुरुआत में तो हर्यक आपका मगध साम्राज्य के अंतर्गत पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर आपका नंद वंश आता है। नंद वंश के अंत के बाद एक भारतीय राजनीतिक में क्या हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। प्राचीन भारत में भारतीयों की सबसे बड़ी सत्ता का क्या हुआ, स्थापना हुआ, जिसको हम लोग मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। मौर्यों की अगर बात करें तो मौर्य के बाद
उत्तर भारत में सबसे जो शक्तिशाली राजा हुआ वो आया हर्ष। मौर्यों तक क्या, अगर हम देखें गुप्त तक देखा जाए तो गुप्त तक पटना ही राजधानी के रूप में रही और पटना को सबसे ज्यादा क्या किया गया, प्रमोट किया गया, जो बिहार राज्य का वर्तमान में राजधानी है। अगर उसके बाद की बात करें, गुप्तों के बाद की बात करें, तो गुप्त के बाद जब हर्ष का टाइम आया तो हर्ष के टाइम पर क्या हुआ, हर्ष ने सबसे पहला काम क्या किया कि वो पुष्यभूति वंश का शासक था और राज्यवर्धन के बाद उसने क्या किया, आपका जो है राज्यवर्धन के बाद राज्यारोहण हुआ उसका। हर्षवर्धन ने सबसे पहले क्या किया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्या है, महत्वपूर्ण जिला के अंतर्गत आता है। तो मेरे समझाने का अभिप्राय केवल इतना था कि प्राचीन भारत से ही उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश को हल्के में मत लो, अभी वर्तमान में कल तुम्हारा चुनाव का रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश ने पूरे सत्ता की ऐसी की तैसी कर दी है। तो उत्तर प्रदेश का आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और यही आप देखिए, पहले की जो चीजें थी वो डिस्क्रिप्टिव थी, आप पहले मेन पॉइंट्स पे फोकस करिए और इस मेन पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत सारा चीज आपका यहां से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। पहले फैक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। पहला फैक्ट, अगर पूछा जाए प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश के महत्व की अगर हम बात करें तो भाई उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और ये दोनों ही प्लेस आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पूरा स्थल से क्या होता है, प्राप्त होता है। हम प्राचीन काल से आपके उत्तर प्रदेश को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आप प्राचीन से ही, मतलब बहुत एंशिएंट पीरियड से ही समझिए कि उत्तर प्रदेश राज्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कितना महत्वपूर्ण रहा है। तो दो चीजें यहां पे क्लियर हो गई। पहला क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से मिलते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य हमको इलाहाबाद के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पूरा स्थल से क्या होता है, प्राप्त होता है। यहीं पे अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि बेलन नदी घाटी के पूरा स्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। अगर हम बेलन और सोहन घाटी की सभ्यता की बात करें तो ये दोनों ही सभ्यता पूरा पाषाण काल अर्थात पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आती है। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत अच्छे समझ पाएंगे। पूरा पाषाण काल एक ऐसा टाइम है जो कि बहुत ही ब्रायड है और इसका जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको हम लोग तीन पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जब हम पूर्व पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग दो प्रकार के कल्चर्स को पढ़ते हैं, उत्तर और दक्षिण में। एक हम लोग हैंडेक्स यानी हस्त कुठार वाले कल्चर को पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग चॉपर चॉपिंग अर्थात विदारणी वाले कल्चर को हम लोग पढ़ते हैं। तो हैंडेक्स कल्चर की अगर बात करें तो ये बेलन घाटी के अंतर्गत ही आता है। बेलन घाटी सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है कि इलाहाबाद से लेकर जो आपका विंध्य पर्वत की अगर बात करें तो आपको पता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा फैला हुआ अगर कोई पर्वत श्रृंखला है तो विंध्य पर्वत है। तो ये विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र है ये संपूर्ण क्षेत्र आपका बेलन घाटी के अंतर्गत ही आता है। और यहां पे जैसे कि हमने बताया कि बहुत से ऐसे स्थल हैं जो कि प्राप्त हुए हैं और इस पे सबसे पहले काम किया था कहां पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने काम किया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में एक तथ्य आपको बता दें, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन कोई विश्वविद्यालय है तो कौन सा है आपका,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सबसे पहला यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का क्या किया जाता है, माना जाता है। और उसका उत्खनन किसने करवाया, तो प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में इसका कराया गया। तो ये तीनों फैक्ट अगर देखा जाए तो ये तीनों ही फैक्ट आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन, यानी एक तरीके से पूरा पाषाण काल से संबंधित है। आगे चलते हैं और आगे कुछ और बिंदुओं पर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। आगे अगर देखा जाए तो यहां पे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा, जिसको मगधा भी कहते हैं, नामक स्थान से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। देखिए मैं आपको ये चीजें यही इसीलिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह प्राचीन काल से ही कितना महत्वपूर्ण रहा है, वह चीज मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। प्राचीन यानी पहले तो हम लोग पूरा पाषाण काल के अंतर्गत इसको हम लोग देख लिए, अब हम लोग मध्य पाषाण काल के अंतर्गत इसको देख रहे हैं। मध्य पाषाण काल में हमने आपको बताया कि भाई ये जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, कौन सा, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, वहां से सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से हमें मध्य पाषाण काल के कुछ उपकरण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। यही अगर अगले पॉइंट की बात करें बेटा तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। अब देखिए भारतीय इतिहास की अगर बात करें, प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो इस प्राचीन इतिहास में जो कृषि का प्रमाण है, हालांकि अगर कृषि की बात करें तो कठो उपनिषद में सबसे पहले कृषि का वर्णन किया गया। कहां किया गया, कठो उपनिषद में। ठीक, उपनिषदों की अगर बात करें तो कुल 108 उनकी संख्या मानी जाती है उपनिषदों की, पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, स्मृतियों की संख्या 1000 मानी जाती है, वेदांगों की संख्या 6 मानी जाती है, वेदों की संख्या जो है वो 4 मानी जाती है। संख्याओं से कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है। तो यहां पे हम ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एक प्लेस है जिसका नाम है लहुरा देव। क्या नाम है, लहुरा देव। यह आपका वर्तमान में पड़ता है कहां पे, संत कबीर नगर जिले में। संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर जिले का ये जो लहुरा देव नामक स्थल है, यहां से हमें प्राचीनतम कृषि का प्रमाण मिलता है। यानी प्राचीनतम कृषि का प्रमाण हमको भी कहां से मिल रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव नामक स्थल से मिल रहा है। तो ये इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया। कुछ और बिंदुओं पर हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेते हैं और ये इस तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आपको इसको पढ़ने में कहीं से दिक्कत ना हो, इसलिए हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए हम लोग कहां तक पहुंच गए, मध्य पाषाण काल तक तो पहुंच गए। मध्य पाषाण के बाद हम लोग देख लिए कि कृषि का जो है वो भी प्रमाण उत्तर प्रदेश के एक जिले के स्थल से हमको मिल रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यहां से 800 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य चावल के भी साक्ष्य क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। कहां से, वहीं जो संत कबीर नगर जिला है, लहुरा देव नामक जो स्थल है, वहां से हमें 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल का भी प्रमाण हमको यहां से मिलता है। कुछ और चीजों को हम आपको बता देते हैं। देखिए अब देखिए यहां पे अगला फैक्ट है, मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के आपका सराय नाहर राय से उत्खनन में 9 पाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं। अब देखिए पूरा पाषाण काल पहले हमने बता दिया, इसके बाद मध्य पाषाण काल हमने बताया, अब 9 पाषाण काल में हम लोग आ गए। 9 पाषाण कालीन अगर महत्व की बात की जाए उत्तर प्रदेश का तो आपका देखिए मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़,
ये आप याद रखिए। टोटल कितने प्लेस है भाई? कुल प्लेस आपके 4 है और एक 5वां प्लेस आपका जो है वो है आपका क्या? सराय नाहर की बात की जाए तो इन सभी स्थलों से हमें नौपाषाण कालीन उपकरण अर्थात औजारों का भी प्रमाण हमको यहां से मिला है। अब देखिए आगे चलते हैं और धीरे धीरे हम लोग 16 महाजनपद यानी हम लोग धीरे धीरे आपका महाजनपदों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 16 महाजनपदों में से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य प्रदेश। कहा? 8 महाजनपद आपके मध्य प्रदेश यानी एक तरीके से आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे कि भाई 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है तो आपका उत्तर होगा क्या? 8। कुल 8 महाजनपद। ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसका नाम है आपका मध्य देश। इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम नाम हमने आपको बताया ना क्या था? मध्य देश के नाम से इसको जाना जाता था। और 16 महाजनपदों में कुल 8 महाजनपद जो है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से? तो कुरु है स्थित भाई, पांचाल है स्थित, काशी है, कौशल है, सुरसेन यानी मथुरा वाला क्षेत्र है, इसके साथ साथ चेदी है, वत्स है और मल्ल है। आप देख लीजिए कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी टोटल कुल 8 महाजनपदों की अगर बात की जाए तो 8 महाजनपद हमारा उत्तर प्रदेश जिले में ही क्या है? आपके उत्तर प्रदेश में ही क्या है? स्थित है। 16 महाजनपदों में से सोचिए कितनी बड़ी बात है। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में ही क्या है? स्थित है। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश का एक प्लेस है कौन सा? कुशीनगर। कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के भी साक्ष्य मिलते हैं। भारत में हूणों ने आक्रमण कब किया? कई बार प्रश्न आता है भारत में हूणों का आक्रमण कब हुआ? तो आप जान लीजिए भारत में हूणों का आक्रमण हुआ भाई कब? गुप्त काल में। कब हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे पहले भारत पर हूणों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। कुछ इतिहासकार हर्ष के समय भी हूणों के बारे में बताते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रूप से अगर देखा जाए तो गुप्त काल में हूणों ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। और उत्तर प्रदेश का एक जिला जो है वो कौन सा? कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर एक ऐसा प्लेस है जहां से हमें हूणों के आक्रमण के बारे में क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। साथ ही अगर बात किया जाए तो देखिए कुशीनगर में ही, ये देखिए कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। एक तरीके से देखा जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की वो कहां हुआ? आपका कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ और यहां पर इनको क्या हुआ? महापरिनिर्वाण मिला। तो कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर 2 ऐसे आपके तथ्य हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है। पहला इसलिए क्योंकि हूणों के आक्रमण का प्रमाण हमको मिलता है कहां से? कुशीनगर से। साथ ही महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो भी आपका कहां हुआ था? कुशीनगर। तो 2 प्लेस टोटल हमारे यहां पे ऐसे हो गए। आगे चलते हैं और यहां पर हम आपको बताते हैं कि कालसी यानी वर्तमान उत्तराखंड में अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। कौन सा भाई? 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहां से? कालसी नामक स्थल। इसको कालसी का शिलालेख या कालसी अभिलेख भी कहते हैं इतिहास में। कालसी अभिलेख की बात करें जो कि वर्तमान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड बाद में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, अगर अलग नहीं हुआ था तो उससे पहले वो उत्तर प्रदेश का ही अंग था। तो इसके पहले देखिए बता रहे हैं अशोक का जो 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है, यहां से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है जो 3वीं शताब्दी के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का क्या करता है? साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यानी एक तरीके की बात की जाए तो जो कालसी का अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? कालसी का। कालसी का अभिलेख
जो वर्तमान उत्तराखंड है वहां से प्राप्त हुआ, और वहां से तृतीय शताब्दी के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ के बारे में क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही क्या हुआ, व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश का बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं, पालना कहते हैं। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस राज्य को जो है, किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और अक्सर बच्चे यहां पे चूक करते हैं, बिहार को टिक मार के चले आते हैं। तो आपको बता दें, बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा। कभी भी परीक्षा में आपसे पूछे कौन सा ऐसा राज्य है जिसको बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अधिक समय क्या किया था, उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया था। चलिए आगे चलते हैं, और आगे थोड़ा सा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। क्या दिया है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, अयस्सा था। क्या था, अयस्सा था। तो अयोध्या की अगर बात की जाए, जो कि आपका कुरु राज्य के, आपका किसमें, कोसल राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक, इसका प्राचीन नाम क्या था, कोसल क्षेत्र के अंतर्गत आता था, फैजाबाद और गोंडावाला क्षेत्र। और इसका प्राचीन नाम जो था वो क्या था, अयाजसा था। क्या था, अयाजसा। यही अगर अहिछत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के जो है 200-300 ईस्वी के क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अहिछत्र की अगर बात करें तो ये गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या हुआ है, यमुना देवी की एक क्या हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से, अहिछत्र से। कहां से, अहिछत्र से। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग एंशिएंट के अंतर्गत देख रहे हैं कि प्राचीन भारत में किन किन राज्यों और किन किन राजाओं से संबंधित जो है उत्तर प्रदेश के प्लेसेस यानी स्थान रहे हैं। यहीं पे अगर देखा जाए तो पुष्यभूतीय शासक यानी पुष्यभूति वंश का शासक कौन था भाई, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का काल 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर महोदश्री अथवा महोदय नगर भी क्या करता था, कहलाता था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महादेव बताया गया है। 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। अब देखिए, अगर हम 712 ईस्वी में जाते हैं और 712 ईस्वी में अरबियों का आक्रमण होता है कहां, भारत पर। मोहम्मद बिन कासिम लगभग आपका 712 में क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। पंजाब और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, आपका कुछ क्षेत्रों पर जो है जीतता है। इसके बाद एक लुटेरा जो आपका अरबियों के बाद भारत आया, जिसको हम लोग महमूद गजनवी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जो कि आपके सोमनाथ के मंदिर को लूटने के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम अक्सर आता है। अब देखिए महमूद गजनवी की अगर बात की जाए तो 1018-1019 में इसने क्या किया था, कन्नौज पर आक्रमण किया था। तो एक तरीके से मध्यकालीन भारत में अगर देखा जाए तो विदेशी आक्रांताओं के रूप में भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है। और किस काल, किसके समय में आता है, तो आपका महमूद गजनवी के टाइम आता है। और महमूद गजनवी ने क्या किया था, कन्नौज पर आक्रमण किया था। कब किया था, अब देखिए कई बार ऐसे भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल सकता है। वो इस तरीके से पूछ लेगा कि महमूद गजनवी ने उत्तर प्रदेश पर कब आक्रमण किया, तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया। आप कह सकते हैं 1118 और 1018 या 19 में, क्योंकि कन्नौज जो था वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही था। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ आगे फैक्ट को देखते हैं। बात करते हैं अशोक के टाइम का। अशोक की राज की घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख क्या किया जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अब देखिए एक प्रश्न आपका, देखिए यहां से जीके का और कवर होता है, यानी अशोक, कभी पूछ दे अशोक ने अपने राजकीय आज्ञाओं को किस प्रकार के अभिलेखों पर लिखवाया था, आप सीधे कह सकते हैं लघु शिलालेख पर। किस पे भाई,
आप देख लीजिए, लघु स्तंभ लेख पर अशोक ने अपने राजाज्ञाओं को क्या किया था, उत्कीर्ण करवाया था। यहीं पे अगर देखा जाए तो प्रयाग प्रशस्ति जिसको किसने लिखवाया, हरिसेन ने। हरिसेन ने क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति, जिसके समुद्रगुप्त से संबंध बताए जाते हैं। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति को क्या किया था, संस्कृत में उत्कीर्ण किया था। किसमें उत्कीर्ण किया था, संस्कृत में उत्कीर्ण किया था। प्रयाग स्तंभ लेख अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसे रानी का भी अभिलेख कहते हैं। तो प्रयाग स्तंभ लेख अशोक के टाइम तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इसी प्रयाग स्तंभ लेख को जो अशोक की पत्नी कारुआकी जो थी, कारुआकी ने क्या किया था, बौद्ध धर्म के लिए एक गांव, क्या किया था, एक गांव जो है वो क्या किया था, बौद्ध भिक्षुओं को दान किया था। और इसीलिए इस अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहते हैं। और इसी अभिलेख पर समुद्रगुप्त ने, गुप्त काल में, कौन भाई, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने हरिसेन से संस्कृत में क्या किया था, यहां पे लेख लिखवाया था। तो अभी तक जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के प्राचीन भारत को हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ठीक, चलिए कुछ और फैक्ट को देखते हैं हम लोग। थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री इसका बड़ा है, मुझे लग रहा है इसको आपका दो काल में, दो पार्ट्स में इसको क्या करना होगा, शूट करना होगा, क्योंकि ये एक पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग प्राचीन भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत इसको हम लोग देख रहे थे। ठीक, अब हम आपको इसको और अच्छे से, यानी वैदिक काल में इसकी क्या स्थितियां थी वहां से बताना, इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए काशी की अगर बात करें तो भाई, काशी की बात करें तो काशी जिसकी राजधानी महाजनपद के टाइम कहां थी, वाराणसी थी। वरुणा और अस्सी दो नदियों के मध्य बसने के कारण इसको क्या कहा जाता था, वाराणसी कहा जाता था। एक प्रश्न बनता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा ऐसा शासक था जिसने वाराणसी को राजधानी बनाया था, कौन बताएगा इसमें से, बताओ। अच्छा धर्मेंद्र, बनारस को सबसे पहले, वाराणसी को किस राजवंश के राजाओं ने राजधानी बनाई थी, वाराणसी को राजधानी कब और किसने बनाया था, गढ़वाल वंश का राजा जयचंद, गढ़वाल वंश का राजा जयचंद, जयचंद ने ही पहली बार वाराणसी को क्या किया था, राजधानी बनाया था। और एक ही बार वाराणसी को क्या किया गया है, राजधानी बनाया गया है। काशी की अगर बात करें तो इसका सबसे पहला उल्लेख हमको अथर्ववेद में मिलता है। क्योंकि अगर जब अथर्ववेद में काशी का नाम मिलता है तो काशी नगरी उस समय धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। उस समय अगर देखा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अथर्ववेद में जब काशी का नाम आता है तो उस समय वो व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए यहां पर आता है, मतलब अथर्ववेद में काशी को धार्मिक नगरी न बताकर व्यापार का प्रमुख केंद्र बताया गया है। अथर्ववेद में सबसे पहले काशी का नाम आता है। ठीक, इसके साथ महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दियोदास ने की। किसने की थी, दियोदास ने की थी। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका यहां से तैयार हो जाता है कि भाई काशी की स्थापना किसने की, तो आप कह सकते हैं दियोदास नाम के राजा ने इसकी स्थापना की थी महाभारत काल में। और इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। बात करते हैं 1194 की। 1194 मोहम्मद गोरी जब भारत आया तो उसने भारत में दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। और उसका युद्ध किससे हुआ, तो चौहान वंश का जो तीसरा राजा था पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ उसके दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। पहला युद्ध जो हुआ वो 1191 में हुआ, जिसको हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा और वह क्या किया, वहां से लौट गया। इसके बाद एक वर्ष के बाद 1192 में फिर वो क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है, जिसे तराइन के युद्ध
तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में गोरी क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, पराजित कर लेता है और अजमेर और दिल्ली पर यहां पर क्या होता है, एक नए शासक, एक नए राजवंश की क्या हो जाती है, इस्लामिक राजवंश की स्थापना हो जाती है। अब क्या है, भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को गढ़वाल वंश के राजा जयचंद ने क्या किया था, आमंत्रित किया था। जयचंद ने मोहम्मद गोरी को यह एक तरह से विश्वास दिलाया था कि अगर आप पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हैं, उनको पराजित करते हैं, तो हम आपको पूरा सहायता देंगे। तो कारण क्या था, जयचंद ने आखिर में गोरी से क्यों वो इस तरीके से कहा, क्योंकि जयचंद की एक पुत्री थी, ठीक है, संयोगिता। जयचंद्र की पुत्री का नाम था संयोगिता, और संयोगिता को जो है उसका अपहरण कर लेकर चले आए थे कौन, चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय राजा। उन्होंने क्या किया था, संयोगिता को स्वयंवर से उसको उठा ले आए थे, ठीक, जिससे जो था गढ़वाल वंश का राजा जयचंद उनसे क्या था, रुष्ट था। तो वो खुद नहीं लड़ पाया, तो उसने गोरी को क्या किया, आमंत्रित किया। जब गोरी भारत आया तो ये दो महत्वपूर्ण युद्ध तो हुआ ही, साथ ही क्या हुआ कि गोरी के दिमाग में ये आया, गोरी वापस जाने के लिए भारत नहीं आया था, गोरी ने तो ये मन बना लिया था कि हम भारत में सत्ता स्थापित करेंगे और यहीं पे हम राजकाज करेंगे। और ये जयचंद को पता था नहीं। जब गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया चौहान को, तो वह यह सोचा कि भाई अब सत्ता का प्रसार करना है तो हमें गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को भी क्या होगा, हराना होगा। और उसी समय 1194 में चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल वंश के राजा आपका जयचंद, जो कि कन्नौज का शासक था, उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्योंकि उसका यह मानना था कि जो अपने देश के राजा का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, ठीक। तो इस तरीके से देखिए मध्यकाल में भी अगर देखा जाए यहां पे, तो उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक महत्व दृष्टिगोचर होता है। यहीं पे अगर देखा जाए 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को क्या किया था, तोड़ा था और लूटपाट किया। साथ ही 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर यानी वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो निर्मित किया गया था उसको क्या किया, नष्ट किया। मथुरा वाला विवाद भी वर्तमान में चल रहा है ना, बीजेपी वालों का नारा चल रहा था ना कि अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी, तो काशी वाला विवाद आपका चल ही रहा है। आपको पता ही है जंगमबाड़ी वाला जो आपका क्षेत्र है, परिक्षेत्र जो जंगमबाड़ी मस्जिद है, ठीक है, वहां का गोदौलिया वाला, ठीक है। इसके बाद आपका मथुरा में देखा जाए तो मथुरा के कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, वीर सिंह बुंदेला। और 1670 में औरंगजेब ने क्या किया था, उस मंदिर को नष्ट कर दिया। तो यहां तक हमने आपको उत्तर प्रदेश की चीजों को क्या किया, बहुत अच्छे से बता दिया। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के वैदिक काल, यानी अब हम लोग वैदिक काल से रिलेटेड उत्तर प्रदेश की चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस उत्तर प्रदेश के इतिहास वाले वीडियो में हम केवल इतना ही रखते हैं, शॉर्ट्स में चीजें बताएंगे तो आपको लंबे समय तक याद आएगा बेटा। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा तो ना आप देखेंगे ना चीजों को समझ पाएंगे। तो अभी एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की थी, जो आपका प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक की चीजें थी, उन सारी चीजों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब डिस्क्रिप्टिव रूप से मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा कि वैदिक काल में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध रही, या उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या रही, इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल में क्या रहा, और इस तरीके से करते करते गुप्त काल तक की चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मध्यकाल और आधुनिक काल, यहां तक की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की इतिहास को हम लोग बहुत विधिवत और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आप वीडियो के साथ बने रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखते वक्त नोट्स आप जरूर बना लें ताकि आपकी तैयारी में आपको पूरी सहायता मिल सके। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।